नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध कविता क्या है। इसका भाग 4 थोड़ा सा लंबा निबंध है और इसको हम समझते हुए चल रहे हैं, इसलिए प्रत्येक दिन की जो कक्षा है उसमें हम एक प्रकरण या एक टॉपिक को कवर करते हैं। बहुत सारे अलग अलग पैराग्राफों के माध्यम से, बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से शुक्ल जी ने हमें कविता क्या है यह समझाने का प्रयास किया है। तो अपनी प्रत्येक कक्षा में हम एक टॉपिक पे विचार करते हैं, चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा या जो प्रकरण रहेगा वह रहेगा काव्य और व्यवहार। यह आज की कक्षा का हमारा टॉपिक रहेगा। तैयारी कर रहे हैं हम नेट परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि ये यूपीएससी के सिलेबस में लगी हुई है। साथ ही विभिन्न राज्यों की प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस में यह लगी हुई है। एमए के सिलेबस में भी यह निबंध लगा हुआ है। लगी हुई है से मतलब यह रचना लगी हुई है शुक्ल जी की। बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है, लेकिन क्योंकि समझने में, पढ़ने में थोड़ा सा कठिन लगता है, अतः इसको नहीं पढ़ते, छोड़ देते हैं। लेकिन नेट परीक्षा की विशेषता में बात करूँ तो स्थापना एवं तर्क वाले प्रश्न और गद्यांश वाले प्रश्नों के लिए इस निबंध को पढ़ना, पढ़ने के साथ साथ समझना अति आवश्यक है। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। और इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यदि आपने इसकी पुरानी कक्षाएं नहीं देखी हैं, अर्थात भाग 1 और भाग 2 और भाग 3 नहीं देखा, तो उनको आप अवश्य देखिए। जैसे कि आप लोग सभी ब्रह्मराक्षस कविता है या अन्य जो कविता है उसका पार्ट 1 देखते हैं और जो उसका दूसरा भाग है उस तक आप लोग नहीं पहुंच रहे। अब कारण इसका ये हो सकता है कि जब आप इस कविता को सर्च करते हैं यूट्यूब पे तो पार्ट 1 उसका खुलता है ब्रह्मराक्षस का, तो ये आप अपने आप फिर आपको पार्ट 2 देख लेना चाहिए ताकि आपकी सिलेबस में एक टिक मार्क आप लगा सके कि ये वाली रचना कंप्लीट पढ़ ली। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते, कविता लंबी है यह जान के केवल एक भाग पढ़ के ही उस कविता को छोड़ देते हैं। और यह आपके लिए बहुत ही, क्या कहूँ मैं, घातक साबित हो सकता है परीक्षा की दृष्टि से। प्रत्येक रचना को या तो आप शुरू नहीं करिए, और शुरू यदि आप कर रहे हैं तो उसको पूरा पढ़िए, ठीक है। बहुत लंबी ब्रह्मराक्षस कविता नहीं है या बहुत लंबी रचनाएं नहीं है, ये कोई उपन्यास नहीं है कि ये पूरे ना पढ़े जाएं। और लॉकडाउन के टाइम में आपको सभी से, जितनी भी नेट परीक्षाएं आज तक परीक्षार्थी उसमें शामिल हुए हैं, सबसे ज़्यादा समय मिला है आपको। तो बहाने की अब कोई गुंजाइश नहीं है कि पेपर कठिन आए तो आप ये बहाना लगाए दें कि भाई इसका सिलेबस बहुत लार्ज है, क्योंकि जितना सिलेबस लार्ज है उतना ही आपके पास टाइम भी बहुत है। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वो आपकी इच्छा है, देखिए समझाने का मेरा काम है तो मैं बार बार आपको समझा देती हूँ। जहाँ भी मैं देखती हूँ कि आप लोग गलती कर रहे हो वहाँ मैं आपको एक बार बता ज़रूर देती हूँ। मैं देखती हूँ कि आप लोग एक कविता पे बहुत सारे व्यूज़ है, दूसरी पे वो व्यूज़, उसी के दूसरे पे वो व्यूज़ नहीं है दूसरे भाग पे, इसलिए तो इससे स्पष्ट होता है कि आप लोग दूसरे भाग तक नहीं पहुंच पा रहे। यदि कोई परेशानी है तो मैं प्लेलिस्ट में क्रमबद्ध रूप से लगी रहती हैं, तो कोई परेशानी आपको होनी नहीं चाहिए। फिर भी यदि आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उस पर अवश्य विचार करेंगे। अतः शुरू करते हैं आज की कक्षा का टॉपिक काव्य और व्यवहार। काव्य यानी कविता। भावों या मनोविकारों के विवेचन में हम कह चुके हैं कि मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति भावात्मिका है। केवल तर्क बुद्धि या विवेचना के बल से हम किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते, ठीक है। इसीलिए देखिए क्रमबद्ध रूप से मैंने आपको पढ़ाया। पहले शुक्ल जी का बहुत छोटा सा निबंध भाव व मनोविकार पढ़ा दिया था आपको, क्योंकि ये फिर जब बड़ी जो चीज रचनाएं जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें मदद मिलती है जो आपके लिए उपयोगी है। जैसे मैंने जो कहानियाँ भी डाली हैं ना, जैसे टूटना है, वापसी है, जिंदगी और जो महत्वपूर्ण कहानियाँ आपके नेट के सिलेबस में नहीं है लेकिन अलग से मैंने पढ़ाई है, तो वो कहीं ना कहीं आपको जरूर आपके लिए उपयोगी है। वही चीज़ें मैंने चैनल पे डाली है, बाकी अनावश्यक रूप से कोई कहानी उस पर मैंने नहीं डाली है। इसीलिए देखिए अब ये भाव व मनोविकार है तो इसको विश्लेषित करके हम उस निबंध में पढ़ चुके हैं। यहाँ शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे मन में उठने वाले जो भाव हैं वह किसी कार्य के लिए हमें प्रेरित करते हैं। केवल और केवल बुद्धि के द्वारा ही हम किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित नहीं होते। आगे देखते हैं, जहाँ जटिल बुद्धि व्यापार के अनंतर किसी कर्म का अनुष्ठान देखा जाता है वहाँ भी तह में कोई भाव या वासना छिपी रहती है। अब कोई विशेष कार्य हमें करना हो जो जिसमें हमें बुद्धि की आवश्यकता हो, लेकिन भले ही हम कर रहे हो लेकिन मन में कोई ना कोई वासना अर्थात कोई ना कोई भाव हमारे मन में छिपा रहता है। चाणक्य, उदाहरण देते हुए शुक्ल जी स्पष्ट कर रहे हैं अपनी बात को कि चाणक्य जिस समय अपनी नीति की सफलता के लिए किसी निष्ठुर व्यापार में प्रवृत्त दिखाई पड़ता है उस समय वह दया, करुणा आदि सब मनोविकारों या भावों से परे दिखाई देता है। पर थोड़ा
पर थोड़ा अंतर्दृष्टि गड़ाकर देखने से कौटिल्य को नचाने वाली डोर का छोर भी अंतःकरण के रागात्मक खंड की ओर मिलेगा। प्रतिज्ञा पूर्ति की आनंद भावना और नंदवंश के प्रति क्रोध या वैर की वासना बारी बारी से उस डोर को हिलाती हुई मिलेगी। समझ रहे हैं आप? यानी कि देखिए, जब हम चाणक्य को देखते हैं तो चाणक्य की जो नीति है, जो राज्य को चलाने के लिए नीति है, उन्होंने अपना पूरा राजनीति पर विशाल ग्रंथ लिखा है, अर्थशास्त्र। तो जो नीति है उसको पालन कराने में वह बहुत ही कड़ा रुख अपनाते हैं चाणक्य, क्योंकि उनको पता है कि अगर ढील देंगे तो प्रजा विद्रोह कर सकती है, जो इसको किस तरीके से मुझे शासक बनाना है चंद्रगुप्त को, इसके लिए उन्होंने बहुत कड़े नियमों का पालन किया। लेकिन ऐसा नहीं है, जब उन्होंने अपने कर्म का या अपने कर्तव्य का पालन किया मंत्री बनने के बाद भी और गुरु के रूप में भी, तो दया, करुणा आदि मनोविकार या भावों को अलग रखा। कह सकते हैं कि ये भाव उनके मन में नहीं आए। अभी उपनिषद गंगा में ही मैं ये देख रही थी कि जहाँ पर अन्य ब्राह्मण चंद्रगुप्त का विरोध करने की योजना बनाते हैं, वहाँ चाणक्य उनसे भी लड़ने के लिए उनके सम्मुख खड़े हो जाते हैं कि और विभिन्न तर्कों के माध्यम से उन्हें पराजित भी कर देते। ये उपनिषद गंगा प्रोग्राम जो आता है उसके अंतर्गत मैंने देखा, और इसीलिए मैंने आपको कहा कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। 30 मिनट का प्रोग्राम आता है, लेकिन बहुत ही ज्ञानवर्धक है, आप भी उसे देखिएगा। तो उसके अंतर्गत देखा, लेकिन कहीं ना कहीं क्या चाहता है वो कि जब मेरी मातृभूमि स्वतंत्र हो जाएगी तो चारों ओर आनंद होगा। तो ये आनंद का भाव कहाँ है? हृदय में है। और नंदवंश के प्रति जो घनानंद ने उसका अपमान किया था, तो वो क्रोध या बैर का भाव कहाँ है? बैर की वासना या भाव कहिए, वो कहाँ है? वो भी उसके अंतःकरण में। अतः बारी से उस डोर को हिलाती हुई मिलेगी, बारी बारी से। किस डोर को? अंतःकरण से, जो उसकी प्रत्येक कार्य, बुद्धि की जो डोर अंतःकरण से जुड़ी हुई है। भाव और बुद्धि दोनों के मेल से ही व्यक्ति कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अर्वाचीन राष्ट्रनीति के गुरु घंटाल जिस समय अपनी किसी गहरी चाल से किसी देश की निरपराध जनता का सर्वनाश करते हैं, उस समय वे दया आदि दुर्लभताओं से निर्लिप्त केवल बुद्धि के कठपुतले दिखाई पड़ते हैं। पर उनके भीतर यदि छानबीन की जाए तो कभी कभी अपने देशवासियों के सुख की उत्कंठा, कभी अन्य जातियों के प्रति घोर विद्वेष, कभी अपनी जातीय श्रेष्ठता का नया या पुराना घमंड इशारे करता हुआ मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है, सामान्य रूप से सरल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो, कि भले ही हम ये देखें कि प्रत्येक व्यक्ति कार्य अपनी बुद्धि से कर रहा है, बुद्धि द्वारा प्रेरित है, लेकिन कहीं ना कहीं मन का जो मूल भाव है वो उसमें आपको दिखाई देता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमें पैसे चाहिए जीवन जीने के लिए, ठीक है, पैसे चाहिए। अब पैसे कैसे प्राप्त किए जाएंगे? नौकरी से मिलेंगे। तो वो नौकरी जो हम कर रहे हैं, हम उसकी तैयारी बुद्धि से कर रहे हैं, लेकिन मन में कहीं कहीं आनंद की चाह नहीं है कि हमारी नौकरी लग जाएगी तो हमारे दुख दूर हो जाएंगे, या हम अपने परिवार को बेहतर जीवन दे पाएंगे, अथवा समाज में हमारी प्रतिष्ठा हो जाएगी। बहुत सारे भाव हैं जो हमारे मन के अंदर रहते हैं। तो केवल बुद्धि के द्वारा ही हम इस परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे, बल्कि इसके अंतर्गत हमारे मन का भी समावेश है। मन और बुद्धि दोनों के द्वारा हम कार्य की ओर प्रवृत्त होते हैं। ठीक है, और जो काव्य का जो स्थान है, जहाँ काव्य जहाँ से निकलता है या जहाँ हमारा जो भी भाव ग्रहण करते, तो वो भी हृदय ही है। पूर्व की कक्षा में इसको पढ़ चुके हैं। अब आगे शुक्ल जी से स्पष्ट करते हुए कहते हैं, बात यह है कि केवल इस बात को जानकर कि हम किसी काम को करने या न करने के लिए तैयार नहीं होते कि वह काम अच्छा है, बुरा है, लाभदायक है, हानिकारक है। जब उसकी या उसके परिणाम की कोई ऐसी बात हमारी भावना में आती है जो आह्लाद यानी आनंद, क्रोध, करुणा, भय, उत्कंठा आदि का संचार कर देती है, तब हम उस काम को करने या न करने के लिए उद्युत होते हैं। शुद्ध ज्ञान या विवेक में कर्म की उत्तेजना नहीं होती। कर्म प्रवृत्ति के लिए मन में कुछ वेग का आना आवश्यक है। यदि किसी जन समुदाय के बीच कहा जाए कि अमुक देश तुम्हारा इतना रुपया प्रतिवर्ष उठा ले जाता है, तो संभव है उस पर कुछ प्रभाव न पड़े। पर यदि दारिद्र्यता और अकाल का भीषण और करुण दृश्य दिखाया जाए, पेट की ज्वाला से जले हुए कंकाल कल्पना के सम्मुख रखे जाएं, भूख से तड़पते हुए बालक के पास बैठी हुई माता का आर्त क्रंदन सुनाया जाए, तो बहुत से लोग क्रोध और करुणा से व्याकुल हो उठेंगे और इस दिशा को दूर करने के लिए यदि उपाय नहीं तो संकल्प अवश्य करेंगे। यानी कि देखिए, हम किसी को कह देंगे इस सामान्य कि वो फलाना व्यक्ति तुम्हें लूट के ले जा रहा है, तो इस बात का कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन यदि हम दृश्य दिखाएं, अब दृश्य ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास कोई कैमरा है तो उस दृश्य को नहीं, कविता के माध्यम से दृश्य दिखाना यानी बिंब प्रस्तुत करना, लेकिन कविता के माध्यम से हम ऐसा बिंब प्रस्तुत करें उनकी आंखों के सामने, जिसमें ये उपयुक्त वर्णित ये जो दृश्य हैं इनको दिखाएं। जैसे कि अकाल के बाद की कविता है ना, नागार्जुन की, बहुत दिनों तक है ना,
चक्की रोई चूल्हा रहा उदास, बहुत दिनों तक कानी कुतिया बैठी उसके पास। तो मतलब काफ़ी, और इसी तरीके की भिक्षुक कविता में भी निराला जी एक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। तोड़ती पत्थर कविता में भी वो एक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। ये बिंब जो हैं, नहीं तो हम बिंब कहते हैं। तो यदि ये कल्पना के सम्मुख रखे जाए तो फिर क्या होगा, वो व्याकुल हो उठेंगे करुणा से। हो सकता है कि वो को दूर करने का प्रयत्न ना करें, लेकिन संकल्प अवश्य करेंगे, इच्छा जरूर करेंगे कि हमें इस स्थिति से बाहर निकलना चाहिए। पहले ढंग की बात कहना राजनीतिक या अर्थशास्त्री का काम है, और पिछले प्रकार का दृश्य भावना में लाना कवि का, यानी कि कोरे वादे करना किसका काम है, राजनीतिज्ञों का और अर्थशास्त्रियों का। लेकिन पिछले प्रकार का दृश्य भावना में लाना कवि का काम है, यानी कवि ही इसको कर सकता है। व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है कविता के माध्यम से, जनता को प्रेरित करके, जागृत करके। और भारतेंदु काल का साहित्य सरल था और उसने जनता को जागृत करने का बहुत काम किया। इसको हम हिंदी साहित्य इतिहास पुस्तक के अंतर्गत पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार भारतेंदु ने छोटी छोटी बहुत कम रुपए में छोटे छोटे पन्नों की, यानी जिसमें बहुत कम पन्ने थे, ऐसी पुस्तकों का उन्होंने, ऐसी अंधेर नगरी सहित ऐसे बहुत से मज़ेदार व्यंग्यपूर्वक रचनाओं को उन्होंने लिखा जिनको लोग अधिक से अधिक पढ़ सके और समाज में उससे परिवर्तन भी आया, अंग्रेजों की नीतियों को समझ पाए। अतः यह धारणा कि काव्य व्यवहार का बाधक है, उसके अनुशीलन से अकर्मण्यता आती है, ठीक नहीं। यानी बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो निठल्ले व्यक्ति है वो कवि बन जाते हैं, करते रहते हैं और व्यवहार में बाधक है, और यदि काव्य करते रहो तो अकर्मण्यता आती है, आप आलसी हो जाते हो। ये ठीक नहीं है। कहते हैं शुक्ल जी, कविता तो भाव प्रसार द्वारा कर्मण्य के लिए कर्म क्षेत्र का और विस्तार कर देती है। सही बात है। अब देखिए गीता है, गीता को पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति कर्म की ओर प्रवृत्त होगा, आलसी नहीं बन जाएगा। ठीक है, तो वो भी तो कविता ही है, काव्य ही है। गीता भी, भगवद गीता भी तो काव्य ही। तो क्या करती है, भाव का प्रसार और कर्मण्य के लिए कर्म क्षेत्र का और विस्तार कर देती है। बाकी जो निकम्मे लोग होते हैं ना, उनको तो कोई काम करना नहीं होता, तो वो बहाने मारते रहते हैं। और जो कर्मण्य व्यक्ति होते हैं वो सदैव कर्म करने के लिए प्रदत्त होते हैं, तैयार रहते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हम देखते हैं। जब IAS का, UPSC का रिजल्ट आता है तो हम देखते हैं कि गाँव के गरीब बच्चे जिनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी से मेरा मतलब संसाधन नहीं है, किसी भी तरीक़ा से वो भी उस परीक्षा को पास करते हैं। और वो लोग भी करते हैं जिनके पास संसाधन है। लेकिन बहुत से जो बीच के लोग होते हैं ना, जिन्हें करनी नहीं होती, केवल लोगों में रुतबा जमाने के लिए कि भाई हाँ IAS के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, वो लोग फॉर्म भरते हैं। तो वो लोग फिर क्या करते हैं, वो 25 बहाने बनाएंगे। वो ये हो गया लॉकडाउन की वजह से हम बुक्स नहीं कर पाए, और ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, मतलब दुनिया भर के बहाने। यानी कहने का तात्पर्य, जिन्हें कुछ करना होता है उनके लिए रास्ते मिल जाते हैं, और जिन्हें कुछ नहीं करना होता उनके लिए बहाने मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी लॉकडाउन की स्थिति में मैं सोच ही रही थी कि ये जो बुक्स मैंने लिस्ट बनाई है, ये बुक्स मुझे नेट परीक्षा की तैयारी करवाने के लिए चाहिएंगी। हालांकि मेरे पास उस समय नहीं थी, लेकिन अब आप लोगों के लिए तो मुझे ख़रीदनी पड़ेंगी। लेकिन लॉकडाउन हो गया, मैं बुक्स नहीं ला पाई। अब मैं ये सोच रही थी कि मैं कैसे पढ़ाऊँगी। अब मैंने अपना चैनल तो शुरू कर दिया और बड़ा थोड़ा सा परेशान हो गई थी मैं। फिर मुझे लगा कि यार चैनल अभी बंद कर देना चाहिए, नया ही मैंने चैनल स्टार्ट किया। अब ये लॉकडाउन हो गया। पहले तो यानी कि ये मैंने लगभग पिछली साल अगस्त में देखिए ये शुरू किया था मैंने चैनल, लेकिन काम नहीं किया था इस पर बिल्कुल भी, तो ऐसे ही बना लिया था तब। लेकिन फिर सोचा, बहुत सोचा मैंने, यार अब तो मेरे को ये चैनल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हो नहीं पाएगा भाई। मैं आप लोगों को तो मैं उस तरीके से नहीं पढ़ाती, जैसे मैंने बताया कि अपने लिए पढ़ना तो ठीक है कि कहीं से भी कुछ भी उठा के पढ़ लिया, लेकिन आप लोगों को तो एक व्यवस्थित सामग्री देनी पड़ती है मुझे चैनल पे। तो मैंने इसको बंद करने की सोची, लेकिन उससे मतलब मन में आया एक विचार, लेकिन दूसरा विचार आया कि मैं कैसे कर सकती हूँ, क्या किस प्रकार से आपको पढ़ा सकती हूँ कि आपकी तैयारी रुके नहीं, और आपसे जो वादा किया है मैंने वो भी नहीं टूटे, और मुझे मन में खुशी मिले, संतुष्टि मिले। अगर मैं इसको बंद कर देती तो शायद संतुष्टि नहीं मिलती। तो ईश्वर ने रास्ता दिखाया, उसका भी रास्ता मिल गया। कहने का तात्पर्य यह है। और कविता जी बुक्स जो मैं पढ़ती हूँ, हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ती हूँ, तो कभी भी मैं ये सोच के बुक को नहीं पढ़ती कि ये मुझे इसलिए पढ़नी है क्योंकि आपको पढ़ाना है। मैं उसको पूरे आनंद के साथ पढ़ती हूँ। तो उससे क्या होता है, वो मुझे अकर्मण्य नहीं बुलाती, बल्कि विभिन्न कामों को करते हुए भी ये किताबें हैं जो मुझे अपनी ओर खींच लेती हैं कि नहीं, एक वीडियो बनाना, उसके लिए टाइम निकालना है। जैसे कि अभी बज रहे हैं शाम के 4:30, ठीक है। अब मुझे खाने की तैयारी करनी है। अभी सब लोग कुछ चाय वाय पिला के फ्री हुई हूँ मैं। पापा जी भी चाय पी के गए हैं, बाहर गए हैं, अब वो खाना खाने के लिए आएंगे। तो लेकिन इस बीच
इस बीच बच्चों को भी मैंने जगा के दूध दे दिया और अपने लिए, क्योंकि देखिए यही आप लोग जो डेली मेरे व्यूअर हैं वो जानते होंगे कि मेरी गुड़िया सोती रहती है, कभी कभी वीडियो के बीच में अचानक जग जाती है, तो मैं टाइम को चुराने की कोशिश करती हूँ कि जो गुड़िया सो रही है इस टाइम में शांति हो, तो मैं वो खाने की भी तैयारी करके रखती हूँ कि अचानक यदि पापा जी आ जाए तो मेरे प्रेशर नहीं रहे, क्योंकि प्रेशर जैसे ही होता है ना मेरे ऊपर, फिर मेरा पढ़ाने में मन नहीं लगता। और ये 30 मिनट में चुरा लेती हूँ अपने दिन के कभी भी, क्योंकि मुझे प्यार है, मुझे प्यार है हिंदी से, मुझे प्यार है आप लोगों से। आप लोग लाइक करें नहीं करें उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप देख रहे हैं ना। यदि आप में से जितने लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, जब नेट परीक्षा के रिजल्ट आएगा उस दिन यदि आप मुझे कमेंट करोगे ना, तो मतलब मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी पूरी। ठीक है, मुझे तो जो करना था जो हो चुका, लेकिन अब आप लोग यदि उस दिन कमेंट करोगे और आपकी सफलता में थोड़ा सा भी मेरे चैनल के माध्यम से हेल्प हो जाएगी, तो भी मैं मतलब खुश हो जाऊंगी उस दिन। एक तरीके से आपकी परीक्षा नहीं है, आपके साथ साथ ये परीक्षा मेरी भी, और इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि अधिक से अधिक आप इन वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि मतलब ये चैनल जिस उद्देश्य से मैंने शुरू किया है तो उसमें मैं क्या बोलूँ, सफल हो जाऊँ। बहुत सारी बातें हो गई, शुरू करते हैं, वापस से आते हैं ना अपने इस पे ध्यान केंद्रित करते हैं। कविता तो भाव प्रसार द्वारा कर्मण्य के लिए कर्म क्षेत्र का और विस्तार कर देती है। बहुत सारी हरिवंश राय बच्चन जी हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, है ना, नर हो न निराश करो मन को, बहुत सारी चीज़ें हैं, हिंदी पढ़ी है। इसीलिए क्या होता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी कोई ना कोई कविता मेरे मन में गूंजती रहती है। और जब भी मैं सोचती हूँ ना, कहते हैं ना कभी हार नहीं माननी चाहिए, जब भी मैं हारने की सोचती हूँ, जब ये सोचती हूँ कि चलो यार अब कुछ नहीं हो सकता इस काम में, फिर कोई ना कोई सुंदर सी पंक्ति किसी कवि की याद आ जाती है और मैं कर्म करने के लिए उद्यत हो जाती हूँ, है ना। तो फिर यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि कविता कभी भी अकर्मण्य नहीं बनाती, व्यक्ति को हमेशा कर्म की ओर प्रेरित करती है। उक्त धारणा का यदि कुछ हो सकता है तो यही कि जो भावुक या सहृदय होते हैं अथवा काव्य के अनुशीलन से जिनके भाव प्रसार का क्षेत्र विस्तृत हो जाता, उनकी वृत्तियां उतनी स्वार्थबद्ध नहीं रह सकती। कभी कभी वे दूसरों का जी दुखाने के डर से आत्मगौरव या कुल गौरव या ज्योति गौरव के ध्यान से अथवा जीवन के किसी पक्ष की उत्कर्ष भावना में नग्न होकर अपने लाभ के कर्म में अतत्पर या उससे ये नग्न नहीं होगा, मग्न होगा ये, ठीक है। कई बार मिसप्रिंट हो जाती है चीज़, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देने। किसी पक्ष के उत्कर्ष की भावना में मग्न होकर अपने लाभ के कर्म में अतत्पर या उससे विरत देखे जाते हैं, ठीक है। बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ लिखी हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, गीता देखते हैं, या होता क्या है कि कभी कभी इतना समझ आने लग जाती है धीरे धीरे कि हम क्या करते हैं। कभी कभी हम अपने परिवार के लिए, और अब देखिए जाति वाति का तो थोड़ा मुझे कम ही वो है, लेकिन हाँ परिवार के लिए गौरव, आत्म गौरव या कुल गौरव की मैं ज़्यादा बात करूँगी। जाति गौरव की तो ऐसा कुछ है नहीं विशेष, क्योंकि मेरे हिसाब से तो सभी मनुष्यों को भगवान ने बनाया, अभी जाति पाति तो इंसान की बनी हुई है। तो आत्म गौरव और कुल गौरव के लिए बहुत सी बार कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, तत्पर नहीं होते, अतत्पर हो जाते हैं, विरत, उसकी ओर नहीं, उससे विमुख हो जाते हैं। किस काम से, जिस काम में हमारा सुख है उसको भी छोड़ देते हैं कि अरे छोड़ो ना, इससे सब लोगों का जी दुखेगा, क्या फ़ायदा, अकेले मेरा फ़ायदा होगा, परिवार में बाकी लोग दुखी होंगे, चलो छोड़ो। या इस काम से यार कुल का गौरव खराब होगा, आत्म गौरव में भी दिक्कत आएगी, प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी, चलो इस काम को भी छोड़ देते हैं। ऐसा भी होता है। और ये सब भाव कहाँ से आता है, ये सब चीज़ें व्यवहार में कहाँ से आती हैं, जब हम उत्कृष्ट कोटि का काव्य पढ़ते या सुनते हैं। तभी तो सत्संग सुनने जाते हैं। वो एक अलग बात है कि उसको जीवन में उतारते नहीं है, लेकिन सत्संग इसीलिए तो किया जाता है ताकि वहाँ से भाव ग्रहण करें हम। अतः अर्थागम से हृष्ट स्वीकार्य साधेत के अनुयायी, काशी के ज्योतिषी और कर्मकांडी, कानपुर के बनिए और दलाल, कचहरियों के अमले और मुख्तार ऐसे को कार्यभ्रंशकारी, मूर्ख, निरे निठल्ले या खवत उल हवास समझ सकते हैं, जिनकी भावना किसी बात के मार्मिक पक्ष का चित्रानुभव करने में तत्पर रहती है, जिनके भाव चराचर के बीच किसी की भी आलम्बन उपयुक्त रूप या दशा में पाते ही उसकी दौड़ पड़ते हैं। वे सदा अपने लाभ के ध्यान से या स्वार्थ बुद्धि द्वारा ही परिचालित नहीं होते। अब ये कुछ दुष्ट लोग तो नहीं कह सकते इनको, पर ये कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ भ्रष्टाचार और ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं, दलाल, कचहरियों के अमले, मुख्तार, कार्य भ्रंशकारी, ये सब। तो ये लोग क्या है, ये लोग कवियों को या जो सहृदय व्यक्ति हैं, जो काव्य से प्रेम करते हैं, उनको मूर्ख और निरे निठल्ले कह सकते हैं। लेकिन ये कह सकते हैं उनको, लेकिन ऐसा है नहीं। ये लोग तो क्या है, वे सदा अपने, कैसे होते हैं कवि, वे सदा अपने ध्यान से
वे सदा अपने के ध्यान से स्वार्थ बुद्धि द्वारा परिचालित नहीं होते, क्योंकि सभी लोग तो स्वार्थ के कारण लगे होते हैं, लेकिन कवि हमेशा ऐसा नहीं करता कि स्वार्थ बुद्धि से ही देखे। उसकी यही विशेषता अर्थपरायणों को अपने अपने काम से काम रखने वालों की एक त्रुटि सी जान पड़ती है। कवि और भावुक हाथ पैर ना हिलाते हों यह बात नहीं है, पर अर्थियों के निकट उनकी बहुत सी क्रियाओं का कोई अर्थ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कवि मेहनत नहीं करता, लेकिन जो ज़्यादा अर्थ वाली बातें करते हैं ना, कि अर्थवान बनते हैं, कि वही सर्वज्ञ ज्ञाता वही हैं, ज़्यादा समाज में भाषणबाजी करते हैं, उन लोगों के निकट इनकी बहुत सी क्रियाओं का कोई अर्थ नहीं रहता। तो ये हो गया काव्य और व्यवहार। अब ध्यान केंद्रित करेंगे मनुष्यता की उच्च भूमि। इस पैराग्राफ में हम क्या समझते हैं कि मनुष्यता की उच्च भूमि क्या है, इसके विषय में जानेंगे। मनुष्य की चेष्टाओं और कर्मकलाप, क्रियाकलाप होता है वैसे, मनुष्य की चेष्टा और क्रियाकलापों से भावों का मूल संबंध निरूपित हो चुका है। ऊपर के पैराग्राफ में हम पढ़ चुके हैं कि भावों का मनुष्य के कर्मों के साथ क्या संबंध है। जैसे भाव मन में उत्पन्न होते हैं, वैसा ही व्यक्ति कर्म करेगा। अच्छे भाव हमारे मेरे मन में आएंगे, सकारात्मक, तो हम सकारात्मक कर्म करेंगे, और उल्टे भाव आने लग गए तो फिर तो भगवान ही मालिक है। और यह दिखाया भी जा चुका है कि कविता इन भावों या मनोविकारों के क्षेत्र में विस्तार करती हुई उसका प्रसार करती है। पशुत्व से मनुष्यत्व में जिस प्रकार की अधिक ज्ञान प्रसार की विशेषता है, उसी प्रकार अधिक भाव प्रसार की भी है। पशुओं के प्रेम में पहुंच प्राय अपने जोड़े बच्चों या खिलाने पिलाने वालों तक ही होती है। इस प्रकार उनका क्रोध भी अपने सताने वालों तक ही जाता है, स्ववर्ग या पशु मात्र को सताने वालों तक नहीं पहुंचता। पर मनुष्य में ज्ञान प्रसार के साथ साथ भाव प्रसार भी क्रमशः बढ़ता गया है। अपने परिजनों, अपने संबंधियों, अपने पड़ोसियों, अपने देशवासियों, क्या मनुष्य मात्र और प्राणी मात्र तक से प्रेम करने भर की जगह उसके हृदय में बन गई है। यानी मनुष्य ऐसा नहीं करता कि केवल एक सगे संबंधी, वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता है और समस्त जगत के प्रति वह विचारवान रहता है। मनुष्य की त्योरी मनुष्य को ही सताने वाले पर नहीं चढ़ती, गाय बैल और कुत्ते बिल्ली को सताने वाले पर भी चढ़ती है। पशु की वेदना देखकर उसके भी नेत्र सजल हो जाते हैं। जैसे कल मैंने आपको वो हथनी वाली बात बताई, बंदर को शायद बंदरिया के मुंह में ही सौंदर्य दिखाई पड़ता होगा, पर मनुष्य पशु पक्षी फूल पत्तों रेत पत्थर के भी में भी सौंदर्य पाकर मुग्ध होता है। इस हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है, जिसकी उत्तेजना से हमारे जीवन में एक नया जीवन आ जाता है। हम सृष्टि के सौंदर्य को देखकर रसमग्न होने लगते हैं, कोई निष्ठुर कार्य हमसे असहाय होने लगता है। हमें जान पड़ता है कि हमारा जीवन कई गुना बढ़कर सारे संसार में व्याप्त हो गया है। क्योंकि काव्य के द्वारा क्या होता है, व्यक्ति से उठकर व्यक्ति को छोड़कर समाज के विषय में सोचने लगता है। व्यक्ति से उठकर समष्टि की ओर व्यक्ति जाने लगता है। कवि वाणी के प्रसार से हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप से अनुभव करते हैं। इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन खुलता है और मनुष्यता की उच्च भूमि की प्राप्ति होती है। किसी अर्थ प्रसाज कृपण को देखिए, जिसने केवल अर्थलोभ के वशीभूत होकर क्रोध, दया, श्रद्धा, भक्ति, आत्माभिमान आदि भावों को एकदम दबा दिया। कृपण यानी होता है कंजूस, और संसार के मार्मिक पक्ष की ओर मुंह मोड़ लिया है। न सृष्टि की किसी रूप माधुर्य को देखकर वह पैसों का हिसाब किताब भूलकर कभी मुग्ध होता है, न किसी दीन दुखिया को देखकर करुणा से द्रवीभूत होता है, न कोई अपमान सूचक बात सुनकर क्रुद्ध या शुद्ध होता है। यदि उसे किसी लोमहर्षण अत्याचार की बात कही जाए तो वह मनुष्य धर्मानुसार क्रोध या घृणा प्रकट करने के स्थान पर रुखाई के साथ कहेगा, जाने दो, हमसे क्या मतलब, चलो अपना काम देखें। यह महाभयानक मानसिक रोग है, इससे मनुष्य आधा मर जाता है। इस प्रकार किसी महाक्रूर पुलिस कर्मचारी को जाकर देखिए, जिसका हृदय पत्थर के समान जड़ और कठोर हो गया और जिसे दूसरे के दुख और क्लेश की भावना स्वप्न में भी नहीं होती। ऐसों के सामने पाकर संभवतः यह मन में आता है कि क्या इनकी भी कोई दवा है। इनकी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया लेखक ने, फिर कहा हाँ इनकी दवा है कविता। यानी ऐसे लोग जिनका हृदय पत्थर हो गया, जिन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसे लोगों की भी कोई दवा है क्या। फिर अंत में स्वयं ही लेखक उत्तर देते हैं, हाँ कविता के माध्यम से क्या हो सकता है, हम इनके सामने कोई ऐसी कविता कहें तो हो सकता है उसको पढ़ते पढ़ते कभी इनमें ये बात आए कि हाँ हम गलत कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये भी लाइनें स्थापना एवं तर्क वाले प्रश्न में पूछी हुई हैं। कविता ही हृदय को प्रकट दिशा में लाती है और जगत के बीच उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है, यानी उदात्त की भावना का विकास करती है। लॉन्जाइन्स का सिद्धांत है ना उदात्तवाद का, वही कुछ है ऐसा, उसको साहित्य शास्त्र के अंतर्गत समझेंगे। अभी तो हम ध्यान केंद्रित करते हैं हमारे इस निबंध पर। भावयोग की सबसे उच्च कक्षा पर पहुंचे हुए मनुष्य का जगत के साथ पूर्ण तादात्म्य हो जाता है। उसकी अलग भाव सत्ता नहीं रह जाती, उसका हृदय विश्व हृदय हो जाता है। उसकी अश्रुधारा में जगत की अश्रुधारा का, उसके हास विलास में जगत के आनंद नृत्य का, उसके गर्जन तर्जन में जगत के गर्जन
वितर्जन का आभास मिलता है। होता क्या है, जब मनुष्य का हृदय भावों से भर जाता है और एक सहृदय व्यक्ति होता है, कवि केवल अपने ही लिए तो कविता नहीं करता ना, वो जो कविता करता है उसका विषय समाज होता है और समाज के लिए ही करता है। केवल कुछ भी लिख देना कविता नहीं है, जैसा कि मैथिली शरण गुप्त भी कह चुके हैं कि कहते हैं ना, मनोरंजन ही न केवल कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उपदेश का भी कुछ मर्म होना चाहिए। यानी आप जो कुछ लिख रहे हो उससे समाज का भी कुछ भला हो तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। ये आज हमने 2 टॉपिक इसके कंप्लीट कर लिए। अभी भी वीडियो लंबा नहीं हुआ है बहुत ज़्यादा, और क्योंकि देखिए निबंध थोड़ा सा लंबा है तो मैं सोच रही हूँ कि एक से थोड़े ज़्यादा टॉपिक इसके अंतर्गत कवर करूँ, क्योंकि एक तो आप लोग एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो देखते ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, बार बार समझाने पे भी आप नहीं करते। खैर उससे वो आपका पर्सनल मैटर है, आपको नहीं देखना तो न देखें, लेकिन मुझे तो ये कंप्लीट करवाना है। और कहानियाँ भी हमारी बहुत सारी हो रही है। निबंध जितने भी हैं नेट परीक्षा के सिलेबस में या अन्य परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा में भी लगभग यही निबंध लिखे हुए हैं, तो लगभग सभी कंप्लीट हो गए। शायद आपका एक रह गया है, उठ जाग मुसाफिर। बाकी सभी आपको प्लेलिस्ट पे चैनल में मिल जाएंगे। साथ ही साथ स्थापना और तर्क वाली प्लेलिस्ट आप लोग अवश्य देखते रहिए, क्योंकि इन निबंधों को करने के बाद आपको स्थापना और तर्क वाले जो प्लेलिस्ट है वो बहुत ही सरल लगने वाली है और सही समय है उस प्लेलिस्ट को करने का, क्योंकि आपके बार बार सवाल रहते हैं कि स्थापना और तर्क वाले प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, कौन सी बुक उसके लिए पढ़ें, कहाँ से उनकी तैयारी करें, ये सब सवाल होते हैं। तो मैंने उसमें भी आपको बताया है, और वो अभी तक नहीं देखे हों आपने तो, क्योंकि शुक्ल के निबंध अब हम पढ़ चुके हैं, तो आप स्थापना और तर्क वाले प्रश्नों को लगाइए। ठीक है, जितने भी पुराने प्रश्न पत्र हैं आपके सब में से लिखकर रजिस्टर में मैंने वो लिख दिए हैं, एक जगह आपको करवा दिए हैं, वहाँ लाइक करते जरूर जाइएगा। बहुत मेहनत होती है रजिस्टर में लिखने में, और उनको करिए, ये सही समय है। और इसीलिए मैंने कहा आपको कहानियों से पहले निबंध करवाएं, क्योंकि निबंध आपके गद्यांश को सॉल्व करने में मदद करेंगे, आपके स्थापना और तर्क वाले प्रश्नों को सॉल्व करने में मदद करेंगे। और यदि इनसे कोई प्रश्न पूछा जाता है निबंध विधा से अंतर्गत, तो ये आपकी पूरी निबंध वाली यूनिट मैंने कंप्लीट करवा दी है। ये आपके 3-4 तरीके से आपके प्रश्नों को सॉल्व करने में मदद करेगी। साथ ही यदि किसी साहित्यकार से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें भी ये मदद करेगी। जैसे कि नंद दुलारे वाजपेयी का नंद दुलारे वाजपेयी, हे भगवान, जो निबंध है ना संस्कृति और सौंदर्य, नामवर सिंह का, कभी कभी गलत नाम निकल जाता है मुझ से, तो उसमें बहुत सारे जिक्र आए हैं, बहुत सारे लेखकों के, तो बहुत तरीके से निबंध हमारी मदद करेंगे। इसीलिए सबसे पहले आपको, क्योंकि आपको निबंध बहुत कठिन लगते हैं, कहानी तो आप लोग बहुत इंटरेस्ट से सुन लेते हैं, निबंध मैंने करवाए ताकि आप वो पढ़ें मेरे चैनल पे जो अन्यत्र आपको कहीं ना मिल रहा हो। ठीक है, थोड़ा सा भी यदि मैं अपने प्रयास में सफल हो रही हूँ आप लोगों की तैयारी करवाने में, तो प्लीज़ लाइक के द्वारा मुझे उत्साहवर्धन करें मेरा। और आपको अच्छा लगे तो कमेंट कर दें, ना अच्छा लगे तो भाई लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से पता चलता है कि वीडियो की क्वालिटी क्या है। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक है हमारा जिसको हम शुरू कर रहे हैं वो है भावना या कल्पना। इस निबंध के आरंभ में ही हम काव्यानुशीलन को भाव योग कह आए हैं और उसे कर्मयोग और ज्ञान योग के समकक्ष बता आए हैं। ठीक है, शुरू में जहाँ हमने आरंभ किया था। अब यहाँ कहने की आवश्यकता प्रतीत होती है कि उपासना भाव योग का ही अंग है। पुराने धार्मिक लोग उपासना का अर्थ ध्यान ही लिया करते हैं। जो वस्तु हमसे अलग है, हमसे दूर प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके सामीप्य का अनुभव करना ही उपासना है। साहित्य वाले इसी को भावना कहते हैं और आजकल के लोग कल्पना। जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना या ध्यान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भावों के प्रवर्तन के लिए भी भावना या कल्पना अपेक्षित होती है। जिनकी भावना या कल्पना शिथिल या अशक्त होती है, किसी कविता या सरस उक्ति को पढ़ सुनकर उनके हृदय में मार्मिकता होते हुए भी वैसी अनुभूति नहीं होती। बात यह है कि उनके अंतःकरण में चटपट व सजीव और स्पष्ट मूर्ति विधान नहीं होता जो भावों को परिचालित कर देता है। कुछ कवि किसी बात के सारे मार्मिक अंगों को पूरे ब्यौरे के साथ चित्रण कर देते हैं। पाठक या श्रोता की कल्पना के लिए बहुत कम काम छोड़ते हैं और कुछ कवि कुछ मार्मिक खंड रखते हैं जिन्हें पाठक की तत्पर कल्पना आप से आप पूर्ण करती है। होता है ना कि बहुत सी कविता में एकदम से सब कुछ लिख दिया जाता है, दृश्य हमारी आंखों के आगे अंकित हो जाता है और बहुत सी जगह कवि हमको लाकर फिर कल्पना के लिए छोड़ देता है कि इसके आगे की कल्पना हम कर सकते हैं उस दृश्य के माध्यम से कि आगे ऐसा हुआ होगा। कल्पना 2 प्रकार की होती है, विधायक और ग्राहक। ध्यान से देखिएगा इसको, कल्पना कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, विधायक और ग्राहक। कवि में विधायक कल्पना अपेक्षित होती है और श्रोता या पाठक में अधिकतर ग्राहक, है ना, ग्रहणशीलता होनी चाहिए और उसमें वो कार्य का विधान कर पाए कवि,
ऐसी होनी चाहिए। अधिकतर कहने का अभिप्राय है कि जहाँ कवि पूर्ण चित्रण नहीं करता वहाँ पाठक या श्रोता को भी अपनी ओर से कुछ मूर्ति विधान करना पड़ता है। यूरोपीय साहित्य में मीमांसा में कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई है। यह काव्य का दी गई है। यह भी काव्य का अनिवार्य साधन है, पर साधन ही साध्य नहीं। जैसा कि उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है, किसी प्रसंग के अंतर्गत कैसा भी विचित्र मूर्ति विधान हो, पर यदि उसमें उपयुक्त भाव संचार की क्षमता नहीं तो वह काव्य के अंतर्गत न होगा। कहने का तात्पर्य सीधा सीधा सा पूरे पैराग्राफ का यही है कि जब तक आप ऐसी कविता नहीं कर पाते हो कि किसी के भावों को उद्वेलित कर दो, किसी को सोचने पर विवश कर दो, तब तक वो काव्य की श्रेणी में नहीं आता है। ये नहीं है कि आप तो कुछ, ये मैं आपको कल भी बताया था कि तुक बनाने के लिए कुछ भी 2-4 वर्ड लिख दो और आप सोचो कि बहुत अच्छी कविता लिख दी। नहीं, ऐसा नहीं है। काव्य की श्रेणी में वो नहीं आएगा जब तक कि उसमें दूसरों के भावों को जागृत करने की क्षमता नहीं होगी। अगला टॉपिक रहेगा इसका मनोरंजन, तो वो करेंगे हम कल की कक्षा में, है ना। क्या अभी मैथिली शरणगुप्त की जो लाइन है आपको सुनाई थी, वो कल के इसमें एकदम फिट हो जाएंगी। केवल मनोरंजन के लिए लिखनी चाहिए, कुछ और भी उद्देश्य होता है। इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे कल की कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ, मैं ये सोच रही हूँ कि पुराने जो पेपर हैं उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपको मैं करवाऊँ। वैसे मैंने पुराने पेपर चैनल पे करवा रखे हैं, लेकिन वो बहुत शुरुआत स्थिति में करवाए थे और आप लोग उनको, और यदि आप लोगों की इच्छा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं ये सोच रही हूँ कि पुराने पेपर्स को आपको दोबारा से करवाई जाए, क्योंकि आप लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको पूरा वो बुक पढ़ा चुकी हूँ, नोट्स के रूप में है, जो कि शुक्ल और नगेंद्र के इतिहास पे आधारित बुक है। तो उस बुक के बाद उनको करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो आप लोगों ने अभी तक किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, हिंदी साहित्य इतिहास की वो बुक आप ज़रूर देख लीजिएगा। और यदि आप पुराने पेपर करना चाहते हैं तो इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो फिर एक क्लास आपकी रचना की बना दिया करूँगी मैं, जिसमें कि आपकी कोई भी निबंध, कहानी, कोई भी विधा ली जाएगी। और दूसरी क्लास में हम पुराने पेपर सॉल्व करेंगे, ताकि प्रैक्टिस होती रहे। कहीं ऐसा नहीं हो कि पढ़ तो बहुत ज़्यादा लें और प्रैक्टिस नहीं करें और पेपर में हम गलत करें आएँ। ये भी तो गलत होगा ना, क्योंकि पेपर तो क्लियर नहीं है कि अगस्त में होगा या दिसंबर में, लेकिन तैयारी हमें अपनी निरंतर करनी है। और किताब को पढ़ाए हुए थोड़ा टाइम हो गया तो रिवीजन हो जाएगा पुराने प्रश्न पत्रों के माध्यम से कम 2-4 हज़ार प्रश्न आपके हिंदी साहित्य के तैयार हो जाएंगे। तो यदि करना चाहते हैं आप प्रतिदिन 2 क्लास में अपलोड करूँ, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मिलते हैं कल की कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।